अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्कार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरो शादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि, यानी कि बुर्ज शुमला वालों की। राहु और चांद, जो चांद ग्रहण लग रहा है वो आपके 6th हाउस में लग रहा है, लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो बैठा है वो सन बैठा है, केतु बैठा है और मरकरी बैठा है आपके 12th हाउस में। ये एक्सेस विर्गो वालों के लिए 6th हाउस यानी दुश्मन, सेहत, आपकी सर्विस, डेली रूटीन जिसको कहा जाता है, आपकी जो रोज़ की मजदूरी है जिसको सर्विस कहेंगे हम, और आपकी जो रोज़ का लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उसका घर है। 12th हाउस जो होता है आपका, वो आपके नुकसानात का होता है,
बाहर की प्रॉपर्टियों का होता है, बाहर के सफ़रों का होता है। इसके अलावा 12th हाउस जो होता है स्पिरिचुअलिटी का होता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने एक्टिव हैं स्पिरिचुअली। इसके अलावा आपके खुफिया मैटर्स का होता है। इसके अलावा आपके छुपे हुए दुश्मनों का होता है। जैसे 6th हाउस में खुले दुश्मन हैं, 12th हाउस में छुपे हुए दुश्मन होते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो रही हैं। ये दोनों जो घर होते हैं ये कार्मिक होते हैं और प्रैक्टिकल चैलेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में मसले आएंगे, आपके दुश्मन आपको तंग करेंगे, चाहे छुपे हुए हों, चाहे आपके सामने ज़ाहिरी दुश्मन हो। अब छुपे हुए दुश्मन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदूक लेके आपका इंतज़ार कर रहा है कि आपको कब उसने पूरा करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। छुपे हुए दुश्मन आप अपनी ज़िंदगियों में इस तरह से देखते हैं कि कोई रिश्तेदार है जो आपको पसंद नहीं करता, आपके लिए इल्म करवा रहा होता है, आपके लिए काले इल्मों के पीछे जा रहा होता है, आपके लिए तावीज़ धागे करवा रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं छुपे हुए दुश्मन। खुले दुश्मन वो होते हैं जिसका आपको पता होता है कि यार ये बंदा मुझे लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, और आप भी उसको पसंद नहीं कर रहे होते। तो सेम इसी तरह चीज़ें चल रही होती हैं। और यही आपके हेल्थ के घर हैं। यहीं से जो आपके छुपे हुए दुश्मन होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि तावीज़ धागे हो रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं, या आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जा रही हैं, या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे आपकी सेहत बिगड़ रही है, क्योंकि 6th हाउस है। इसके अलावा आपके ऊपर इस तरह की, जैसे मैंने आपको कहा कि चीज़ें हो रही हैं, तो आप डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा सुस्त फील करते हैं। आप लोग काम पे नहीं जा रहे होते, आपका दिल नहीं कर रहा होता, आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे होते हैं। ऑफिस में आप लोग काम करने जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको पसंद नहीं कर रहे होते, आपको निकालने की नई नई तरकीबें सोच रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, या आपको नीचा दिखाने की तरकीबें सोच रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ये बुरे अंदाज में ही काम करे, बुरे वे में ही काम करे ये घर। यहाँ पे अगर अच्छे प्लैनेट्स होंगे तो वो यहाँ पे कुछ और भी इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे अगर 12th हाउस एक्टिव है और 12th हाउस में कोई पावरफुल प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपको बाहर के मुल्क में जाके कामयाबियाँ मिलेंगी। जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं उस जगह पे कभी भी नहीं मिलेंगी। अब देखते हैं कि ये जो एक्सेस एक्टिवेट हुआ है, तो आपके 6th हाउस में चांद है और राहु है, यानी दुश्मनों, रूटीन और सेहत का घर जो है। तो यहाँ पे आपको जो राहु है वो हेल्थ और रूटीन के मामलात में चैलेंजेस क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, जैसे ये चांद ग्रहण लगेगा। विर्गो वालों के लिए ये वक्त अपनी सेहत और अपने रोज़मर्रा का जो सिस्टम है उसको दोबारा सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ जैसे डाइजेशन हो गया, आपका नर्वस सिस्टम से इश्यूज़ हो गए, या फिर आपका दिमाग, आप कहेंगे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं फ़ैसला कैसे लूँ, इस तरह की सिचुएशंस होंगी। साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड आप लोगों को इश्यूज़ आ सकते हैं, ये बढ़ भी सकती हैं, और अगर पहले से थी तो ये बढ़ जाएंगी। काम की जगह पर हिडन एनिमीज, जैसे मैंने आपको कहा छुपे हुए दुश्मन, या फिर आपके कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मगर जो अपना डिसिप्लिन और अपनी प्लानिंग को फॉलो करेंगे उनके लिए ये वक्त दूसरों पर अपर हैंड लेके जा सकता है, क्योंकि ये एक कार्मिक इवेंट हो रहा है। अगर आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, ये नहीं है कि जिस दिन चांद ग्रहण हो रहा है आपने उसी दिन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, नहीं, आपने एक ज़िंदगी की जो लड़ी है उसको पूरा फॉलो करना है। देखें, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अपने अमाल सीधे करो, अपनी नीयतें सीधी करो, अपने काम में 100% दो अपना, अपने काम में डंडियाँ नहीं मारनी आपने। किसी को सामान दे रहे हो तो पूरा तराजू तोल कर दो, तराजू में कमी पेशी ना करो। यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज़वाल का शिकार हो जाते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर रखेंगे, अपना डिसिप्लिन रखेंगे, तो ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। उसने आपको कई सारी निशानियाँ, कई सारी बातें छुप दबे अल्फाजों में कुरान में बता दी। अगर हम इन चीज़ों को ना नहीं समझेंगे तो हम किस बात के मुसलमान होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके दुश्मन आप पे हावी ना आएँ या आपके लिए मुश्किलात ना आएँ, तो अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको सुधारिए और उसको सीधा कीजिए। इसके अलावा जो आपका 12th हाउस एक्टिवेट होता है, तो उसका मतलब है कि खुफिया आपके नुकसानात शुरू हो जाएंगे, छुपी हुई चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, खासकर मेडिकल से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका सफ़र से रिलेटेड आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अचानक से प्लान बनेगा घूमने जा रहे हैं, अचानक से प्लान बनेगा बाहर जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसे एक्सपेंस होना, कि जिसको कहते हैं एक्सपेंस, क्या होगा अब इसमें? आप कहेंगे कि मैं तो सफ़र पे जा रहा हूँ, मैं तो अपने घूमने फिरने की अयाशी करने जा रहा हूँ, या अपना मूड चेंज करने जा रहा हूँ।
अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊं कि एक तो आप घूमने जा रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, आपका एक बजट था, वो बजट आउट हो गया, सबसे पहली बात ये तो एक मेन चीज़ हो गई, लेकिन आपको मेंटली सुकून मिला, गुड। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। कुछ लोग टिकट अप्लाई करते हैं, टिकट नहीं मिल रही होती, फ़्लाइट मिस हो जाती है, पैसे की मुश्किलात आ जाती हैं, वीज़ा अप्लाई कर लिया, आगे पैसे नहीं हैं टिकट के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं जो एक्सपेंसेस में काउंट हो जाती हैं। लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव साइड ही दिखाऊं। यहाँ पे बाहर से रिलेटेड आपके प्लान्स भी बनेंगे, बाहर जा भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। लेकिन उसके लिए वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया हुआ था, आप पहले से इस पे काम कर रहे थे, तो ये अभी आपका टिपिंग पॉइंट हो सकता है। आपको थोड़ा आइसोलेशन या अकेलापन भी फील हो सकता है, लेकिन रूहानी तौर पर बहुत गहरा वक्त होगा आप लोगों के लिए। इसमें मेडिटेशन कीजिए, ज़िक्र कीजिए, दुआ में दिल लगाइए, असली सुकून आपको यहीं मिलेगा। इसके अलावा मरकरी भी आपके 12th हाउस में है, जिसकी वजह से ये वक्त जो है आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा कि आप रिसर्च, नॉलेज, इन चीज़ों में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको आउटकम बहुत ज़्यादा देंगी। अगर मैं करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो करियर में प्रेशर और काम का लोड बढ़ जाएगा। विर्गो वालों को अपनी सर्विस और काम में टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, बदनामियां भी फेस करनी पड़ सकती हैं, किसी पुराने केस या इशू की वजह से रुकावटें भी आ सकती हैं, पैसे के मामलात में अननेसेसरी आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो इस ग्रहण के बाद आपको आपके जो छुपे हुए फ़ायदे हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, या जिनको मैं कहूँ हिडन फ़ायदे जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। रिश्ते और ज़ाती ज़िंदगी की बात करूं तो रिश्ते डायरेक्टली एक्टिवेट तो नहीं हो रहे, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्थ और मेंटल प्रेशर की वजह से आपके रिश्ते इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। अगर फॉरेन कनेक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उस पर असर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अपने स्ट्रेस को घर वाले रिश्तों पर उतारना अवॉइड कीजिएगा। ये ना हो कि आप ऑफिस का गुस्सा या अपनी हेल्थ का गुस्सा अपने घर वालों पे उतारना शुरू करें, तो आपके रिश्ते इनडायरेक्टली यहाँ पे हिट होना शुरू हो जाएंगे। सेहत और अंदरूनी मामलात की बात करूँ तो ये ग्रहण आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्रिटिकल है आपकी सेहत और मेंटल हेल्थ को लेके। डाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट होगी, जिसको आप ये कह लें कि मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि आप लोगों को खाना हज़म करने में मुश्किलात होंगी, फूड पॉइज़निंग के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस क्रिएट होंगे। इसके अलावा आपका मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसके अलावा आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाएगी, तेज़ाबियत जिसको कहा जाता है, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाए, जिसे आप कहें कि पेट में तेज़ाबियत, गैस बनना, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन हो जाए जिसको कब्ज़ भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। इसी के साथ साथ चलते चलते एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और नींद से रिलेटेड मसले आ सकते हैं। सोने के लिए सर रखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी और उसके चलते एनजाइटी अटैक्स या डिप्रेशन में भी इंसान जा सकता है। तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा, अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी लेके आइएगा। अगर आप अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी लेके आते हैं तो बॉडी की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रही होती है, तो आपको रात को सर रख के आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा, आपको नींद आएगी। डाइट अच्छी रखिएगा, हल्की फुल्की डाइट रखिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयली खाने, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने ये अपने अवॉइड कीजिएगा। अपनी डाइट को रीसेट करें, ये आपके लिए लाजमी है। अगर आप ये चीज़ें कर जाएंगे तो आपके लिए डाइजेशन, आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, एनजाइटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड ये सारे मसले आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। स्पिरिचुअल और कार्मिक असर की अगर मैं बात करूं इस चांद ग्रहण की, तो 12th हाउस का एक्टिवेशन का मतलब ये है कि अल्लाह के साथ राब्ता और रूहानियत बढ़ने लगेगी। ये वक्त है आपकी दुआ का। चैरिटी कीजिए इस टाइम पीरियड में, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कीजिए। अगर आपके पास 100 रुपये पड़े हैं तो 20 रुपये आप सदका दे दीजिए, दान दे दीजिए। अगर 1000 रुपये पड़े हुए हैं तो 100 रुपये दे दीजिए, और जितने पड़े हुए हैं उस हिसाब से आप लोग खुद ही सदका या दान दे सकते हैं। ये आपको बेहतर पता है। अगर मैं आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बताऊं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि सदका वो ताकत रखता है जो मौत को भी टाल सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सदक़ात में बहुत बड़ी ताकत है। यही आपके निज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं। हम सिर्फ़ एक ऐसी अप्रोच को मानते हैं जो हमें सिर्फ़ एक मौलवी ने बता दी या किसी ने बता दी, हम उस पे सिर्फ़ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमारा काम है हमें अपना इस्लाम समझना है,
हमें अपने अल्लाह की तख्लीक़ात समझनी है कि उसने क्या क्या चीज़ बनाई, किस किस वजूहात से बनाई। अगर आप ये चीज़ समझेंगे तो जब ऊपर वाला आपसे सवाल करेगा, अल्लाह पाक आपसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें दिमाग दिया, क्या तुमने सोचा, तो आप उसको जवाब दे पाएंगे कि जी अल्लाह पाक, मैंने ये आपके निज़ाम को समझने की कोशिश की, ये चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की, मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की, मैंने लोगों का बुरा नहीं चाहा, मेरे से जितना हो सका मैंने तेरी मखलूक के लिए काम किया। जब आप इन चीज़ों पर आएंगे, सिर्फ इस अप्रोच पे नहीं बैठे रहेंगे कि मैंने बस अपनी नमाज पढ़ ली, मैंने बस अपना कुरान पाक पढ़ लिया, लोगों से मुझे सरोकार नहीं है, हकूक़ुल इबाद का मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे चीज़ें समझनी नहीं है, बस यही दो चीज़ें हैं, मैंने इनको ही फॉलो करना है। नहीं, आपका इस्लाम है। आपको सबसे पहले जो निफ्स ईमान है आपका, वो आपकी सफाई है। जब तक आप अपनी सफाई नहीं रखेंगे, आपका आधा ईमान मुकम्मल नहीं है। और जब पहला आधा मुकम्मल नहीं है तो बाद का आधा कैसे मुकम्मल हो सकता है? क्या आप गिलास को ऊपर से फिल कर सकते हैं, नीचे से खाली छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आपको पहले गिलास को नीचे से फिल करना होगा, नीचे से भरना होगा। जब आप बुनियादी चीज़ें पूरी करेंगे तभी आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत प्यारी बात किसी ने कही थी कि दाढ़ी जो है वो इश्क का आखिरी मुकाम है। अब इस बात को बहुत कम लोग समझेंगे। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहाशा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो सबसे पहले आपको उनकी ज़िंदगी के जो असूल हैं या उनकी ज़िंदगी के जो फ़लसफ़े हैं उनको फ़ॉलो करना होगा, या उन्होंने जो चीज़ें बताई वो आपको फ़ॉलो करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने दाढ़ी रखी, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया उस दाढ़ी के रखने के बाद, आपने लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए बता दिया कि भाई मेरी दाढ़ी है, मुझे कुछ ना कहो। इस तरह नहीं होता। आपको पहले झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, आपको पहले इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अपनी नमाज है, अपनी आजिज़ीपन है, अपना कुरान को समझ के पढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में ठहराव पैदा करना है, औरतों के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना है, बच्चों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आना है, और ऐसी लातादाद चीज़ें हैं। आज के दौर में हम यही देखते हैं कि दाढ़ियाँ तो लोग रख लेते हैं, लेकिन अपने घर में अपनी माँ के साथ, अपनी बेगमात के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते। उनसे लड़ झगड़ के बात करते हैं, उनसे गालम गलोच करके बात करते हैं। तो क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे? कभी भी नहीं थे। उन्होंने हमेशा हमारी अम्माओं का हाथ बटाया, घर के कामों में हाथ बटाया। ये भी एक सुन्नत है। अगर आज आपको कोई कह दे कि आप घर में एक प्लेट धो लो, तो काफ़ी मर्दों की अना पे ये बात आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा के घर के कामों में मदद करवाई। ठीक है? तो आपको भी ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। फिर जाके आप इश्क के उस मुकाम पे पहुँचेंगे कि जहाँ आप दाढ़ी भी रखें, अपना होलिया भी वैसा रखें जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो फिर आप इश्क के उस मुकाम पे पहुँचेंगे। आप पहली सीढ़ी पे खड़े होके आप 10वीं सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं, तो आप कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाएँगे। तो बहुत माइनर छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, उनको आपने पहले फ़ॉलो करना है, फिर आप इश्क के उस मुकाम पे पहुँचेंगे। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी तो उसके लिए मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। बस सितारों के सफ़र पे हमारा यही मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चाँद ग्रहण में कौन-सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण का ज़िक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चाँद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चाँद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। अस्तगफार का जिक्र रखिए।
ग्रहण का असल असर जज्बात और जहन पर होता है। इस वक्त अस्तगफार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन दुआए यूनुस का जिक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए, मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा, और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है, और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।